ओके, सो थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, साइकोडायनामिक अप्रोच कर रहे हैं हम इसमें, साइकोडायनामिक थ्योरी। मेथड्स कर चुके हैं हम, मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट से शुरू करना है। अब जिन ट्रीटमेंट मेथड से हम साइकोडायनामिक में लोगों को ट्रीट करते हैं, हम वो ट्रीटमेंट मेथड्स इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस से तो हमें ये समझ में आता है कि क्या चीज अनकॉन्शियस के अंदर है। अब इनसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। सो फर्स्ट इज ट्रांसफरेंस। As the unconscious forces are brought into the conscious realm through free association and dream interpretation, the client starts identifying the therapist with the authority figures of the past, usually childhood. अब ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि हम कई बारी जब हम फ्री एसोसिएशन के थ्रू या ड्रीम एनालिसिस के थ्रू, जितने भी मेथड्स हैं जिससे हम अनकॉन्शियस की चीजें रिवील करवा रहे हैं, तो उससे चीजें रिवील तो हो जाती हैं, लेकिन अगेन जो चीजें माइंड ने इतने टाइम से सप्रेस कर रखी थी वो अब ऊपर आ चुकी हैं। तो अब उससे, अब जब वो कॉन्शियसनेस में आ चुकी है तो उससे डील तो करना पड़ेगा। और बहुत बारी क्लाइंट क्या करता है, वो ट्रांसफरेंस में चला जाता है। ट्रांसफरेंस का मतलब है कि जो चीज, जैसे सपोज कर सकते हैं कि वो चीज वो थेरेपिस्ट के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। अगर उसको अपने बचपन में अपने किसी अथॉरिटी फिगर से प्रॉब्लम थी जो उसको बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था, तो वो थेरेपिस्ट के ऊपर वो चीज ट्रांसफर कर देगा। मतलब वो अपने थेरेपिस्ट को डोमिनेटिंग अथॉरिटी देख लेगा। या फिर ऐसा कोई पेरेंट जिससे उसको कभी प्यार नहीं मिला, वो केयर नहीं मिली, तो अब वो प्यार, वो वैलिडेशन जो है वो कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट पे ट्रांसफर कर देगा ताकि उसको वो चीज उससे मिले। तो इसमें क्लाइंट की गलती नहीं है एज सच, बट वो उस चीज में फंस जाता है। और कहीं ना कहीं हम इस चीज को रोकते भी नहीं है साइकोडायनामिक में, क्योंकि जो चीजें वो हम पर प्रोजेक्ट करेगा वो चीज वो हमें हेल्प ही करेगी ताकि हम उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवा सकें, ठीक है। The therapist may be seen as the punitive father or as the negligent mother. The therapist maintains a non-judgmental yet permissive attitude and allows the client to continue with this process of emotional identification. This is the process of transference. The therapist encourages the process because it helps him or her in understanding the unconscious conflict of the client. अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फर्स्ट है ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस का मतलब ये है कि इसमें क्लाइंट की जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर होता है, फियर होता है या फिर डिप्रेशन होता है, जो कि उस इंसान के लिए था, जो कि पास्ट में उसे बहुत परेशान कर रहा था, वो सारी की सारी चीजें जो है, ये सारे के सारे न्यूरोटिक बिहेवियर जो है वो क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट के ऊपर डिस्प्लेस करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो द क्लाइंट एक्ट्स आउट हिज और हर फ्रस्ट्रेशन। तो जितना भी, अगर सपोज उसे बचपन में मारा गया है तो उसे गुस्सा तो आया, वो भी मारना चाहता था, पलट के जवाब देना चाहता था, बट वो जवाब दे नहीं पाया या दे नहीं पाई। तो वो सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन, वो सारा का सारा गुस्सा, वो सारी की सारी सैडनेस उठाकर जो है क्लाइंट अपनी डिस्प्लेस कर देगा, मतलब निकालता रहेगा बार बार थेरेपिस्ट के ऊपर। और वो चीज हमारे लिए नेसेसरी भी है, क्योंकि हमें समझना है कि इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है अनकॉन्शियस के अंदर। So the client acts out his or her frustration, anger, fear, and depression that he or she harbored towards that person in the past but could not express at that time. The therapist becomes a substitute for that person in the present. A full-blown transference neurosis is helpful in making the therapist aware of the nature of intrapsychic conflict suffered by the client. ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस का मतलब ये है कि जो क्लाइंट है अपने थेरेपिस्ट को आइडियलाइज करना शुरू कर देगा या फिर उनके साथ में प्यार में पड़ जाएगा। उनकी वैलिडेशन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। जैसे कि कहीं ना कहीं हमने डियर जिंदगी में भी एंड में देखा है। तो हैं, हाँ, तो डियर जिंदगी में भी एंड में कहीं ना कहीं आलिया भट्ट के साथ में पॉजिटिव ट्रांसफरेंस हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर जग के साथ में उसको ऐसा लगता है कि वो प्यार में पड़ गई, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम्हें डियर जिंदगी याद है तो उसको बचपन में प्यार नहीं मिला था अपने पेरेंट्स से, तो उसको लगा कि फाइनली अब मुझे कोई समझने वाला है, तो वो उसे आइडियलाइज भी करने लग गई और प्यार में भी पड़ गई। नेक्स्ट इज नेगेटिव ट्रांसफरेंस, मतलब ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना दैट इंक्लूड्स हॉस्टिलिटी, एंगर एंड रिजेंटमेंट टुवर्ड्स द थेरेपिस्ट।
नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में क्या होता है, अब बहुत बारी ट्रांसफरेंस जो है वो रेजिस्टेंस से मिल जाता है। अब क्योंकि जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा, जो चीज माइंड ने सप्रेस कर दी और हम ये नोशन लेकर चल रहे हैं कि माइंड वो चीज सप्रेस या रिप्रेस इसलिए कर रहा है क्योंकि माइंड आपको डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है। अब वो चीज वापस से कॉन्शियसनेस में आ गई है तो वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ तो देगी ना, और बहुत ज्यादा तकलीफ देगी, जिसकी वजह से आप कुछ चीजें रेजिस्ट करोगे। अब क्लाइंट क्या करता है, या तो एक तरीके से इसमें दो तरीके की अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस चीज में पड़ता है, और दो तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं, या तो कॉन्शियस रेजिस्टेंस या फिर अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस इज मेट विद रेजिस्टेंस since the process of transference exposes the unconscious wishes and conflicts, thereby increasing the distress levels. The client resists transference. Due to resistance, the client opposes the progress of therapy in order to protect himself or herself from the recall of painful unconscious memories. Now, resistance can be of two types, conscious and unconscious. Conscious में डेलिबरेटली अपने इंफॉर्मेशन को हाइड करने लग जाएंगे क्लाइंट, ठीक है, क्योंकि उनको वो चीज से वापस गो थ्रू नहीं करना है। अनकॉन्शियस में अगर हम बात करें तो थेरेपी के बीच में जोन आउट हो जाना या चुप हो जाना, क्योंकि मे बी अनकॉन्शियस आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि वो चीज आप वापस कॉन्शियसनेस में लेकर आओ, या फिर थेरेपी के सेशन अनविलिंगली मिस करना, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्यों मिस कर रहे हो लेकिन आप मिस कर रहे हो। तो क्या लिखे जा रही है, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन? अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, एनीथिंग दैट वर्क्स, ठीक है। Okay, so unconscious resistance is assumed to be present when the client becomes silent during the therapy session, recalls trivial details without recalling the emotional ones, misses appointments and comes late for therapy sessions. तो वो information recall तो करेगा unconscious में, लेकिन emotional जो इंफॉर्मेशन है वो मिस आउट कर देगा, और वो इंसान वो अनकॉन्शियसली कर रहा है। ठीक है, अब थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस को ओवरकम कैसे करते हैं? ओवरकम वो ऐसे करते हैं कि बार बार क्लाइंट को कन्फ्रंट करेंगे, बार बार उनसे सेम सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सो repeatedly confronting the patient about it and by uncovering emotions such as anxiety, fear or shame which are causing the resistance. तो कहीं ना कहीं जो थेरेपिस्ट हैं वो ये भी बताते हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, जिससे इमोशंस के जरिए हम समझ सकें कि एक्चुअली आपकी बॉडी रेजिस्टेंस में जा रही है, जो कि क्लाइंट को भी समझ में आए और वो दोबारा से कॉन्शियसनेस में आकर थेरेपी की पूरे से पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। ठीक है, क्योंकि हमें वो तो करवाना ही पड़ेगा क्लाइंट को रियलाइज कि तुम रेजिस्टेंस में जा रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन इज द फंडामेंटल मैकेनिज्म बाय विच चेंज इज अफेक्टेड। जो भी हमने ट्रांसफरेंस में समझा है, ट्रांसफरेंस के जरिए समझा है या फिर रेजिस्टेंस के जरिए भी समझा है, क्योंकि जो चीज क्लाइंट रेजिस्ट कर रहा है मतलब वो और ज्यादा डिस्ट्रेसिंग है, इसलिए वो रेजिस्ट कर रहा है। तो इन दोनों चीजों से हमें जो जो समझ में आया है अब वो इंटरप्रिटेशन में लगाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरप्रिटेशन भी जो होती है वो दो एनालिटिकल टेक्निक्स हम यूज करते हैं इन इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट इज कॉन्फ्रंटेशन, जो कि हमने ट्रांसफरेंस में भी पढ़ा कि हम रेजिस्टेंस कैसे करते हैं overcome by using confrontation. ठीक है, so the therapist points out to the client an aspect of his or her psyche that must be faced by the client. क्योंकि हमें तो चीजें समझ में आ रही हैं कि क्या चीज थेरेपिस्ट जो क्लाइंट है वो फेस करने से डर रहा है, तो हम उसको कन्फ्रंट करवाएंगे कि आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी। अगर आप फेस नहीं करोगे तो आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, रिजॉल्व नहीं करोगे तो डिस्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। Next is clarification, that is the process by which the therapist brings a vague or confusing event into sharp focus. This is done by separating and highlighting important details about the event from unimportant ones. यानी कि कोई चीज जो कि क्लाइंट ने ऐसे ही मेंशन कर दी थी, क्योंकि वो इमोशनल चीजों को उस पर टच नहीं कर रहा था, उसने मेंशन करी लेकिन उसका इमोशनल पार्ट मेंशन नहीं करा, जो कि ट्रांसफरेंस का पार्ट है। अनकॉन्शियसली वो
वो कर रहा है ना, रेजिस्ट कर रहा है अनकॉन्शियसली, दैट इज वाई। तो किसी भी ऐसी चीज को थेरेपिस्ट जो है इसमें उठाता है और उस चीज को उससे कॉन्फ्रंट करवाता है, क्योंकि उसका ऐसा पार्ट वो जो है उसके सामने लाके खड़ा कर देंगे जिससे आपको उससे डील करना पड़ेगा। दिस इज योर सेकेंड टेक्निक, दैट इज क्लैरिफिकेशन। जैसे वो एक बहुत ट्रीटमेंट नहीं मिलता, सिम्टम बड़ा फिर बोलता है व्हाटएवर कम्स टू माइंड, वो भी लाइक मैंने साइकोडायनेमिक्स बोल सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली अनकॉन्शियस ट्रिगर करवाया गया था। यस यस यस। तो और फिर जिसने उसे टाइम लगा उसे खुद करने वाला तो वो साइकोडायनेमिक का ही पार्ट था। यस ठीक है। सो इस तरीके से किसी भी ऐसे इवेंट पर, वेग या फिर कंफ्यूजिंग इवेंट पर एक फोकस लेकर आना और इम्पोर्टेंट डिटेल्स पर ज्यादा फोकस करना एज कंपेयर टू अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स, जिससे फाइनली जो क्लाइंट है उन चीजों पर फोकस कर सके। नाउ इंटरप्रिटेशन इज मोर सटल प्रोसेस, इट इज कंसीडर्ड टू बी द पिनाकल ऑफ साइकोएनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसलिए इट इज कंसीडर्ड द पिनाकल ऑफ साइकोएनालिसिस। The therapist uses the unconscious material that has been uncovered in the process of free association, dream interpretation, transference, and resistance to make the client aware of the psychic contents and conflicts which have led to the occurrence of certain events, symptoms, and conflicts. Interpretation can focus on intra-psychic conflicts or on deprivation suffered in childhood. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने ये सारे के सारे प्रोसेसेस से निकाली है वो हम उनको इंटरप्रेट करते हैं और क्लाइंट के सामने रख देते हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डील विद, और यही रिस्पॉन्सिबल है आपके इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग थ्रू। वर्किंग थ्रू का मतलब है जब हम बार बार कॉन्फ्रंटेशन यूज करते हैं, क्लैरिफिकेशन यूज करते हैं और इंटरप्रिटेशन यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्किंग थ्रू। वर्किंग थ्रू जो है वो क्लाइंट को हेल्प करता है कि क्लाइंट ये समझ सके कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका सोर्स क्या है, और उन सारे मटेरियल को बेसिकली अपने ईगो से हटाकर देखे। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो है जो चाइल्डहुड में भी हमें हर्ट कर जाती है, या अभी भी क्योंकि हमारा वो चाइल्ड जो है वो वुंडेड है, तो अभी भी हम वो सारी चीजें अपनी बहुत ज्यादा ईगो पर ले जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज देखना, क्योंकि हम बार बार कॉन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, बार बार क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं और बार बार इंटरप्रेट करके क्लाइंट को बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है, तो फाइनली क्लाइंट को ये चीज समझ में आने लग जाती है कि आई हैव टू सी दिस थिंग फ्रॉम अ मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वुंडेड चाइल्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटकम ऑफ वर्किंग थ्रू। अब वर्किंग थ्रू बार बार करने से जो है इंसान के अंदर, क्लाइंट के अंदर एक इंसाइट आती है। इंसाइट इज नॉट अ सडन इवेंट बट अ ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर इन द अनकॉन्शियस मेमोरीज आर रिपीटेडली इंटीग्रेटेड इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस। These unconscious events and memories are re-experienced in transference and are worked through. बार बार जब हम ये सब चीजें लेकर आते हैं अनकॉन्शियस की कॉन्शियस के अंदर और वर्किंग थ्रू करके या ट्रांसफरेंस के थ्रू इंसान की यानी कि हमारे क्लाइंट के कॉन्शियसनेस में लेकर आते हैं, जिससे क्लाइंट को इंसाइट आती है कि ओके ये भी चीजें हैं जो जिनसे मुझे डील करना है, जिनके ऊपर मुझे काम करना है, तब जाकर मेरा इमोशनल डिस्ट्रेस जो है वो कम होगा। As this process continues, the client starts to understand himself or herself better at an intellectual and emotional level and gains insight into his or her conflicts and problems. क्योंकि as a child हम उसको intellectually नहीं देख पाए थे, तो चीजों को जो भी बच्चे ने, उस wounded बच्चे ने जो भी फेस किया उसका इमोशनल लेवल पे भी उसको समझना कि हाँ ठीक है एज अ चाइल्ड मैं ऐसा ही फील करा होगा, बट उसको इंटेलेक्चुअली समझना कि ओके हर चीज में मेरी भी गलती नहीं थी और हर चीज पे जितने टाइम से मैं अपने लोगों पर ही ब्लेम करता आ रहा हूँ उनकी भी गलती नहीं थी। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअली और इमोशनल लेवल पे दोनों में चीजों को समझना इज इनसाइट। The intellectual understanding is the intellectual insight. The emotional understanding, acceptance of one's irrational reaction to the unpleasant events of the past, and the willingness to change emotionally, as well as making the change in emotional insight. तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे कि आप उस चीज को समझ रहे हो एज एन एडल्ट,
इमोशनल लेवल पे आप अपने इरैशनल रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेस को भी समझ रहे हो और आप कहीं ना कहीं विलिंग टू चेंज भी हो. दैट इज योर इमोशनल लेवल इनसाइट एंड द फर्स्ट वन वाज योर इंटेलेक्चुअल लेवल इनसाइट. Insight is the end point of therapy as the client has gained a new understanding of himself or herself. In turn, the conflicts of the past, defense mechanisms, and physical symptoms are no longer present, and the client becomes a psychologically healthy person. Psychoanalysis is terminated at this stage. क्योंकि क्लाइंट को सब कुछ समझ में आ गया है, अब उसे ये भी समझ में आ गया है कि उसके ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहाँ से आ रहे हैं जो कि उसकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे थे. उसके जितने भी अनकॉन्शियस बिहेवियर्स हैं, उसका पर्सनालिटी का जो कोर बन चुका है वो कहाँ से निकल कर आ रहा है. तो ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे कम हो जाती हैं और इस स्टेज पर साइकोडायनामिक जो है या साइकोएनालिसिस जो है वो एंड हो जाता है. ठीक है, क्योंकि मेन हमें यही है, क्योंकि आपके बिहेवियर जो है अनकॉन्शियस ड्राइव कर रहा है. तो अगर आपके अंदर इंसाइट आ गई और आप समझना शुरू कर गए हो चीजों को, तो वहां पर आवर वर्क इज डन. नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. अब साइकोएनालिसिस क्योंकि अनकॉन्शियस को पूरे तरीके से रिवील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो बहुत लंबे सालों के लिए चलता है. लेकिन जो सेशन होता है वो 1 घंटे का सेशन होता है, वीक में 4 से 5 बारी, और बहुत ही ज्यादा इंटेंस ट्रीटमेंट होता है. देयर आर 3 स्टेजेस टू दिस ट्रीटमेंट. फर्स्ट स्टेज इज इनिशियल फेज, जहां पर ऑब्वियसली जो क्लाइंट है वो रूटीन से फेमिलियर होगा, एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की शुरुआत होगी एनालिस्ट के साथ में, और बहुत बारी अपनी बात के बारे में, अपनी चीजों के बारे में बात करके उसको एक रिलीफ भी महसूस होगा. उसको कहीं ना कहीं जो भी उसके पास में चीजें हुई, जो जो उसे याद आ रही है, उसके कॉन्शियसनेस में आएंगी, तो कहीं ना कहीं उसे रिलीफ मिलेगा, कोई उसको सुनने के लिए है. नेक्स्ट जो स्टेज होती है उसको हम मिडिल फेज बोलते हैं, विच इज अगेन अ लॉन्ग प्रोसेस. अब यहाँ पर ट्रांसफरेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है क्लाइंट के पार्ट पे, और कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन होता है, वर्किंग थ्रू होता है थेरेपिस्ट के पार्ट पे. और ये सारा का सारा प्रोसेस जो मिडिल फेज है, दैट फाइनली लीड्स टू थर्ड फेज. थर्ड फेज इज टर्मिनेशन फेज, जहां पर अब क्लाइंट को इंसाइट आ चुकी है, क्लाइंट का डिस्ट्रेस कम हो चुका है, उसको हर चीज समझ में आ रही है, तो यहाँ पर हमारी जो थेरेपी है वो टर्मिनेट होगी. तो 3 स्टेजेस में. ठीक है, दैट्स इट. साइकोडायनामिक इज ओवर. लेट मी सी. आगे आ जाओ बिहेवियरल अप्रोच के बाद में रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स पर. ओके, सो हमने, हाँ हाँ, ओके, सो हमने बिहेवियर अप्रोच में यही पढ़ा था, जैसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई एंजाइटी प्रोवोकिंग, फियर प्रोवोकिंग वो होगा, सिचुएशन होगा, तो हम क्लाइंट को बोलेंगे कि ओके, जस्ट स्टॉप विजुअलाइजिंग इट एंड प्रैक्टिस योर रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स. और ज्यादातर बिहेवियरल अप्रोच में हमने रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स पर फोकस किया है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट. So anxiety is a manifestation of the psychological distress for which the client seeks treatment. The behavioral therapist views anxiety as increasing the arousal level of the client, thereby acting as an antecedent factor in causing the faulty behavior. अब antecedent factor याद है? Exactly. कोई बात नहीं, याद दिला देती हूँ. एंटीसीडेंट फैक्टर जो होता था, बेसिकली ये वो चीज है, ये कॉज है जिसकी वजह से मैल अडेप्टिव बिहेवियर हो रहा. मैल अडेप्टिव बिहेवियर वो अभी के लिए मैं उसको नहीं लेके आ रही ना, अभी जो मुझे सिखाना है वो उससे पहले का है. ठीक है, मैं ये पूछ रही थी ना एंटीसीडेंट फैक्टर. ठीक है, तो एंटीसीडेंट फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कॉज है जिसकी वजह से आप मैल अडेप्टिव बिहेवियर में पड़ते हो. मैल अडेप्टिव बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, स्मोक करना, सब्सटेंस अब्यूज करना, या फिर
anything like any maladaptive behavior which can be your ego defense mechanism as well, वो भी एक तरीके का maladaptive behavior ही बोल हम बोल सकते हैं। तो जो एंटीसीडेंट फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से आप मैलअडैप्टिव बिहेवियर में पड़ते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको एंजाइटी होती है, तो वो क्या करते हैं कि नेल्स बाइट करना, ठीक है, करना, हाँ ठीक है, या फिर ओवर थिंकिंग करना। ओवर थिंकिंग करना कैन बी अगेन मैलअडैप्टिव बिहेवियर। इसके अलावा स्मोक करना, या फिर आज मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है तो मैं तो अल्कोहल कंज्यूम करूंगा या करूंगी क्योंकि मेरे से रिलैक्स नहीं हो रहा है। तो एंजाइटी की वजह से आप किस में पढ़ रहे हो, मैलअडैप्टिव बिहेवियर में पढ़ रहे हो, एंड एंजाइटी इज वर्किंग एज एन एंटीसीडेंट फैक्टर, ठीक है। सो जो कि फॉल्टी बिहेवियर को कॉज कर रहा है, यानी कि मैलअडैप्टिव बिहेवियर को। और ये जो एंजाइटी है वो कहीं ना कहीं क्लाइंट को अराउज कर रहा है, हद से ज्यादा अराउज कर रहा है। The client may smoke to decrease anxiety, may indulge in other activities such as eating, or be unable to concentrate for long hours on his or her study because of the anxiety. ठीक है, कई लोग होते हैं ना बिंज ईटिंग भी करते हैं वो एंजाइटी की वजह से। हाँ, कंफर्ट फूड, क्योंकि वो कार्ब्स प्रोड्यूस करता है। यस, कार्ब्स होते हैं तो वो डोपामिन रिलीज करता है। Therefore, reduction of anxiety would decrease the unwanted behaviors of excessive eating or smoking. तो अगर हम कॉज पे वर्क कर देंगे, हम एंटीसीडेंट फैक्टर पे वर्क कर देंगे, तो अपने आप ये मैल एडेप्टिव बिहेवियर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस सिक्स और सेवन तो सोशल साइकोलॉजी इसी चैप्टर का है वो, इसी चैप्टर का। हाँ हाँ, वो बिहेवियर थेरेपी का ही पार्ट है। यस यस यस। सो फॉर इंस्टेंस, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन इंड्यूस अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, कि हम जैसे उसमें योगा में बोलते हैं योग निद्रा, तो अगर हम योग निद्रा सिखा देंगे या और रिलैक्सेशन प्रोसीजर सिखा देंगे तो एंजाइटी होगी ही नहीं। या फिर जैसे अगर मैं बताऊं थेरेपी में, क्योंकि आई ऑल्सो हैड एंजाइटी, अब तो बहुत कम हो गई है, तो मुझे टैपिंग सिखाई गई थी ईएफटी में। अगर कभी भी एंजाइटी हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि शूट हो रही है एकदम से, तो स्टार्ट टैपिंग, एंड टैपिंग रियली काम्स यू डाउन, इट ग्राउंड्स यू लाइक एनीथिंग। टैपिंग मतलब अपने इमोशंस को बोलते रहो और यहाँ पे टैप करते रहो, टैप करते रहो, टैप करते रहो और इमोशंस को बोलते रहो। वो मैल एडेप्टिव बिहेवियर है, दैट इज नॉट टैपिंग। नहीं नहीं नहीं, वो तो वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं ना, कि उनको कभी भी नर्वसनेस हो रही है तो उनका या तो हाथ वाथ हिल रहा है या फिर उनका पैर हिल रहा है, तो वो उनका मैल एडेप्टिव बिहेवियर है, वो भी सामने वाले को देखते ही समझ में आ जाए। यहाँ पर तो मैं अपने इमोशन को नेम कर रही हूँ ना, ओके आई एम फीलिंग एंजाइटी, आई एम फीलिंग एंजाइटी, आई एम फीलिंग एंजाइटी इन माई डायफ्राम, बट आई एम मोर देन दिस एंजाइटी, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। यहाँ पर मैं एफर्मेशंस भी तो कर रही हूँ ना। अच्छा, I am calming myself down with the help of my senses, but at the same time I'm affirming also. तो ये क्या है, एक रिलैक्सेशन प्रोसीजर है, या फिर कुछ और रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। Okay, so in progressive muscular relaxation, the client is taught to contract individual muscle groups in order to give the awareness of tenseness or muscular tension. तो हम मस्कुलर रिलैक्सेशन में जितने हम वी ट्राई टू लाई डाउन, ठीक है, लाई डाउन करने के बाद में जितने भी मसल्स हैं हमारे, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर टेंसनेस है, कहाँ पे वो मसल जो है वो टेंस हो रखा है। क्योंकि तुम कभी भी देखोगे, अगर तुम नर्वस हो, तुम्हारे शोल्डर्स ऊपर चले जाएंगे, चेस्ट में ब्रीथ करने लगोगे इंस्टेड ऑफ डायफ्राम। तो ये सारे बॉडीली चेंजेस होते हैं। तो जहां पर हमें मस्कुलर रिलैक्सेशन में ये समझ में आ गया कि कौन से मसल में टेंसनेस है, फिर हम आपको उसको रिलैक्स करना है। अपने दिमाग में भी ये चीज रखनी है कि हाँ इट इज रिलैक्सिंग, अपने आप एंजाइटी भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी। क्योंकि एंजाइटी क्या है कि आप फ्यूचर में चले गए हो, आपको प्रेजेंट में वापस आना है। तो प्रेजेंट में वापस आने का यही तरीका होता है। एक ये तरीका है कि मसल जहाँ टेंस हो गया उसको रिलीज कर दो, टेंस को। तो जब हम स्ट्रेच आउट होते हैं तो हमारी मसल में रैंडमली दर्द हो गया, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मे भी तेरी बॉडी टेंशन को वहां स्टोर कर रही है।
वहाँ स्टोर कर रही है, ज्यादा फैट है वहाँ पर। मैं वही चीज़, क्योंकि ये जो होता है बहुत गेट यूज टू इट। मैं क्योंकि मैं रिलेट कर पा रही हूँ और मैं तेरे को समझा रही थी क्यों होता है। ये बहुत बड़ा मसल होता है ना, लोअर बॉडी जितनी भी है वो हमारी बहुत बड़े मसल्स होते हैं, चाहे आप कुछ भी ले लो, हैमस्ट्रिंग्स ले लो, थाई ले लो, हिप्स ले लो, ये बड़े मसल्स हैं। अब यहाँ पे बड़े, जितना बड़ा मसल होगा उतना ज्यादा वहां पे स्ट्रेस स्टोर हो सकता है, या जितना ज्यादा जहाँ फैट होगा वहां पे उतना ज्यादा स्ट्रेस स्टोर हो रहा है। क्यों बोला जाता है कि अगर आप अपना बेली फैट नहीं कम कर पा रहे हो, आप अपना बेली फैट कम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बॉडी ने यहाँ पर स्टोर कर लिया है ना स्ट्रेस। बाद में उठा लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। सो after the client has learned to tense the muscle group such as forearm, the client is asked to let go the tension. The client is told that the tension is what the client has at present and that he or she has to get into the opposite state. With repeated practice, the client learns to relax all the muscles of the body. You will learn about meditation at a later point in this chapter. ठीक है, तो मतलब you can do this. अगर तुम्हें रात को नींद आने में भी प्रॉब्लम हो रही है, just find any YouTube video on योग निद्रा. योग निद्रा में यही होता है, वो पूरी हेड टू टो तुम्हें रिलैक्स करवाते हैं, ठीक है। जहां पे भी टेंशन होती है उस टेंशन को वो रिलीज करवा देते हैं। Let me see if we are. वैसे ये नहीं आ रही, मतलब मैंने 3-4 वक्त कर लिए Exactly. But I'll get this done in the next class क्योंकि मुझे तेरे डाउट्स भी लेने हैं, ठीक है। तो बस अच्छा हाँ, और वो जो हम एम से कोई तो उसकी वो नहीं थी, उसमें भी क्वेश्चन थे एम से, टेक्स्ट से भी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको भेजे थे, और हम जो थे कि ये नहीं है चैप्टर 6 का है। हाँ तो वो डाल दिया ना नोट्स में, वो बुक में है, मैंने खुद देखा, मेरे को लगा कि अभी भी नहीं होगा वो, बट मैंने देखा उसका भी बहुत नहीं डाल दिया है वो मेरे नोट्स के अंदर, डोंट वरी। डाउट्स बताओ। For proper notes and answer writing practice, you can join my full course, which is very affordable. You just have to DM it. Just comment on my video and I'll share you the link.